यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर वीडियो में। और आज हम आपको वन शॉट वीडियो में आज कंप्लीट कराने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों वन शॉट वीडियो में इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड तत्व कौन से होते हैं। वे तत्व जो कि लेंथेनाइड जिनका परमाणु क्रमांक लेंथेनाइड के बाद होता है और जो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाते हैं, ऐसे 14 तत्व होते हैं टोटल। तो ये 14 तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक होता है। कितना होता है? 58 से 71 तक। ये तत्व कहलाते हैं आपके लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण समीकरण सहित समझाइए। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण को समीकरण सहित समझाना है। तो क्रोमिल क्लोराइड यानी यहाँ पर हमें लास्ट में जो टेस्ट है, टेस्ट में हमें क्रोमिल क्लोराइड मिले वो परीक्षण हमें देना है। तो इसके लिए सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम कोई क्लोराइड लवण, किसी क्लोराइड लवण को जो है हमारे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें जो है लाल रंग का क्रोमाइल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और हमें सह उत्पाद के रूप में पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और जल के अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो ये रहा। अब इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती हैं। तो जो है आप जो है इस साल आपका चैप्टर हटा दिया गया है सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट आप पढ़ते हैं तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन मत लीजिए। क्या होता है कि ये जो है इनके जो आपके संक्रमण धातु है, इनकी जो क्रिस्टल जो है लगभग समान आकार के होते हैं क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल समान होते हैं और साथ ही साथ इनके N-1D मतलब कि उपांतिम कोश के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। तो ये आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, तो उनमें आसानी से जो है आप किसी अन्य धातु का समावेश आसानी से करा लेते हैं। आकार भी समान होता है, लगभग समान आकार होता है। इस वजह से जो है आसानी से ये मिश्र धातुएं बना लेती हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये क्वेश्चंस हैं इनके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप LR केमिस्ट्री YT चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जो है इसका वर्णन जो कि इस प्रकार है कि जब आप पीसे हुए क्रोमाइट अयस्क में सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो परावर्तन भट्टी को गर्म करेंगे। इसके बाद क्या होता है, एक भट्टी होती है परावर्तन भट्टी, तो उसे गर्म करते हैं और गर्म। अब यहाँ पर एक चित्र होता है, लेकिन बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर 3 नंबर के लिए आएगा, तो आपको बता दिया जाए कि चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो इस गर्म जो ये मिश्रण है इसमें फिर H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं और फिर हम सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के बाद इसमें सोडियम सल्फेट और फिर बाद में आपकी सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इन क्रिस्टलों का जब आप पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिकृत करवाते हैं तो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। इसे जो है यह विधि आप क्रिस्टलीकरण के द्वारा आप जो है अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को अलग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो कि समीकरण कुछ इस प्रकार है कि आप क्रोमाइट अयस्क में सोडियम कार्बोनेट को जो है आप सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं तो आपको पीले रंग का सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। सोडियम क्रोमेट का जब आप शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमाइड प्राप्त होता है और सोडियम डाइक्रोमाइड की अभिक्रिया आप अगर से पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो आपको नारंगी कलर का
पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये रही क्रियाविधि और समीकरण। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इन्हें अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पाइरुवेट से पोटेशियम क्रोमेट मतलब KMnO4 बनाने की क्रियाविधि को समीकरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर जो पाइरुवेट को जब आप किसी क्षार जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं की उपस्थिति में परावर्तन भट्टी, फिर से परावर्तन भट्टी में गर्म करते हैं तो हरे रंग का K2MnO4 बनता है। इस हरे रंग के पदार्थ के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो KMnO4 गुलाबी रंग का प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो आपके जो एक्स्ट्रा उत्पाद जो आपके कहना चाहिए सह उत्पाद के रूप में MnO2 प्राप्त होता है, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। क्षणित विलयन का सांद्रण करके KMnO4 के बैगनी रंग के क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट से आप पोटेशियम नाइट्राइट प्राप्त करें, पोटेशियम नाइट्राइट प्राप्त की है। अब ये पोटेशियम नाइट्राइट प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जो आपके क्षार के साथ कराएंगे और वहाँ पर जो आपको यहाँ जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है, जो उस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर K2MnO4 यानी कि आपकी मैग्नीज डाई क्रोमेट प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम डाइमैग्नेट प्राप्त हो जाएगा। और जो है आपको इसकी अभिक्रिया आप अगर से क्लोरीन से कराते हैं तो गुलाबी रंग का पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये है अभिक्रिया के समीकरण। अब हम अगले जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है कि लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं। तो लेंथेनाइट संकुचन यानी कि आप यहाँ पर आप जब आप यहाँ पर जो है इनके जब लेंथेनाइट की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा लेंथेनाइट संकुचन, और इसके अलावा एक अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी के साथ बनता है एक्टिनाइट संकुचन। दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चनों में सिर्फ नाम बदल देता है, लेंथेनाइट या एक्टिनाइट संकुचन। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि लेंथेनाइट संकुचन यानी कि किसी भी यानी इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मली आप देखते हैं बाकी जितने भी F ब्लॉक के अलावा जो S P D ब्लॉक के तत्वों के साथ कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इनके इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में बढ़ते जाते हैं तो इनका आकार जो है परमाणुओं का आकार बढ़ते जाता है। लेकिन जब आप F ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बाह्य तम कोश में ना जाकर के N-2F में जाता है, जिस वजह से इसमें आप क्या कहना चाहिए आपके परिरक्षण प्रभाव का उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। और परिरक्षण प्रभाव कम होने की वजह का प्रभाव कम पड़ने की वजह से यहाँ पर जो है नाभिकीय आवेश का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है, जिस वजह से आपका जो आपके जितने भी F ब्लॉक के तत्व हैं वो इतने बहुत ही ज़्यादा संकुचित होने लग जाते हैं। यही आपका लेंथेनाइट संकुचन है। अब हम बात करते हैं D और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर। तो D और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर, तो D और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर, तो यहाँ पर बताया जाए कि D ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में जाता है, जबकि F ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोश में जाता है। यहाँ पर N-1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं D ब्लॉक में, जबकि F ब्लॉक में N-2वीं कक्षा में जाते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपके F ब्लॉक के तत्वों का वो होता है D ब्लॉक के तत्वों का होता है N-1 NS122 N-1 D1-10 ये होता है आपका। जबकि आप बात करेंगे F ब्लॉक के तत्वों की तो N-2 N-1 D1-2 0-2 N-2 F1-4 ये होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तत्व जो है D ब्लॉक के तत्व जो है आपके F ब्लॉक के तत्वों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं।
जबकि आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे रेडियो एक्टिवता जो है आपको एफ ब्लॉक के तत्वों में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि आपके डी ब्लॉक के तत्वों में कम मिलेगी। ये जो कि आपके डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जबकि आपके एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आपको जो है प्रकृति में बहुत ही आसानी से डी ब्लॉक के तत्व मिल जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व उतने आसानी से नहीं मिल पाते हैं। संकुलों का आसानी से निर्माण कर लेते हैं डी ब्लॉक के तत्व अपेक्षाकृत एफ ब्लॉक के तत्वों की तुलना में। और संकुलों में जो समन्वय अंक है वो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः कम होता है, जबकि इनका सामान्यतः उच्च होता है एफ ब्लॉक के तत्वों का। तो ये कुछ सामान्य अंतर थे। अब इसके अलावा जो आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का और जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ 8 ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट किस प्रकार प्राप्त करेंगे। ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख लेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर उपसंयोजी रसायन की।